सेक्शन 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। केंद्र सरकार गठन करेगी एक निकाय का जिसे केंद्रीय सूचना आयोग कहा जाएगा। 12(1) कहती है केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। किस किस से मिलकर बनेगा? एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, 10 से अनधिक अन्य केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे। 10 से अनधिक कितने होंगे? केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे और एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है कितने सूचना आयुक्त होंगे केंद्रीय आयोग में? 10 से अनधिक। ध्यान दीजिएगा, आंसर 10 से अनधिक आपका लगना चाहिए। सब क्लॉज 3 कहती है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। समिति बनेगी, इसकी सिफारिश पर की जाएगी। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, लोकसभा विपक्ष का नेता सदस्य होगा। प्रधानमंत्री द्वारा एक संघ का मंत्रिमंडल का मंत्री जो होगा वो भी इसका सदस्य होगा। नाम निर्दिष्ट होना चाहिए प्रधानमंत्री द्वारा। शंकाओं के निवारण के लिए घोषित किया जाता है जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोकसभा में सरकार की विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा। मान लीजिए जैसे अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष में कौन है? जैसे मान लीजिए अपन संसद की बात करते, कांग्रेस है विपक्ष में, मान लो या कांग्रेस से बड़ी पार्टी कोई है विपक्ष में जो कांग्रेस से ज़्यादा वोट पाई थी लेकिन पहला स्थान नहीं पा पाई, तो उसको विपक्ष का नेता मान लेंगे, उसकी पार्टी के अध्यक्ष को। चौथा, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंध मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान देना है। मैनेजमेंट सुपरविजन किसके अंडर में होगा? केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त के अंडर में होगा। सब क्लॉज 5 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि विज्ञान प्रौद्योगिकी, पहला विधि, दूसरा विज्ञान प्रौद्योगिकी, तीसरा समाज सेवा, चौथा प्रबंध, पांचवा पत्रकारिता, छठवां जनसंपर्क माध्यम, सातवां प्रशासन, आठवां शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति, प्रख्यात व्यक्ति होंगे। तो मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों में क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि इन क्षेत्रों से 8 क्षेत्रों से संबंध होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? विधि, लॉ अपन लोग हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी थोड़ा बहुत नॉलेज इसका भी है अपन को। समाज सेवा वो तो है ही समाज सेवक। प्रबंध मैनेजमेंट में नहीं है। पत्रकारिता नहीं है, जर्नलिज्म। जनसंपर्क माध्यम, प्रशासन, शासन, इनका ज्ञान होना चाहिए 8 डिसिप्लिन का। छठवां, मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त यथा स्थिति संसद का सदस्य किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा। कोई कारोबार नहीं करेगा, कोई वृत्ति नहीं करेगा। 4 डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, निर्बंधन बताए गए, ये काम नहीं करना है आपको। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं। सेक्शन 13 पदावधि और सेवा शर्तें। अब मुख्य सूचना आयुक्त, देखिए यहाँ पहले पदावधि हुआ करती थी, उसको हटा दिया है। अब इन्होंने सीधा लिख दिया है कि ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए पद धारण करेगा। अवधि डिसाइड नहीं है मुख्य सूचना आयुक्त के लिए कितनी अवधि तक पद धारण करेगा। और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये कह रहे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, पात्र नहीं होगा। रीअपॉइंटमेंट नहीं किया, एक बार अपॉइंट हुआ फिर दोबारा अपॉइंट नहीं होगा। ये ऐसी अवधि के लिए होगा जैसे राज्य सरकार निहित करे। मान लीजिए मुझे मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया जाता है, 10 साल का अनुभव है वकालत में, बना दिया जाता है मुझे, तो क्या होगा? मैं कब तक पद पर रहूँगा? 5 साल, 3 साल? नहीं, मेरे ख्याल से जब एक बार बना दिया है तो फिर बने रहो आप तो सर, कोई दिक्कत नहीं। कब तक? जब तक 65 साल के नहीं हुए। परंतु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उस रूप में पद को ग्रहण नहीं करेगा। तो जब तक हम 65 साल के नहीं हो जाते तब तक हमें क्या है, इस पद पर बने रहने का अधिकार होगा। तो ये न्यूनतम अवधि नहीं है निर्धारित। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा परिवर्तन हो गया है, इसको ध्यान देना है। अमेंडमेंट 2019 का है ये। दूसरा, प्रत्येक सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर तक इनमें से जो भी पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के बाद में, तो यही सूचना आयुक्त पर भी लागू होते हैं। मुख्य आयुक्त पर, इस पर भी आयुक्त होते हैं। परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। अब सूचना आयुक्त बने हैं आप, मान लीजिए सरकार ने क्या किया कि प्रमोट कर दिया, मैंने 10 साल से सूचना आयुक्त था, फिर उन्होंने कहा इन्हीं को जो एक्सपीरियंस होल्डर है विक्रम सर, इन्हीं को मुख्य सूचना आयुक्त बना दो, सूचना आयुक्त किसी अन्य को बना दो।
तो अब बकाया समय के लिए हम सूचना मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे। तो यही चीज़ है, मुझे ये तो नियुक्त किया, बड़े पद पर तो रखाया जा सकता है, बड़े पद से छोटे पद पर नहीं रखाया जा सकता, बड़े पद पर तो रखा जा सकता है। उसी पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन बड़े पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। परंतु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अब इन्होंने एक यहाँ पर पिछड़ा लगा दिया है कि दोनों पदों पर केवल आप 5 वर्ष के लिए रह सकते हैं, सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के। तो यहाँ तो गवर्नमेंट गई तो सारे पदाधिकारी भी धड़ाधड़ चले जाते हैं, नई गवर्नमेंट अपने अनुसार रखती है पदाधिकारियों को, इनको ऐसा देखने को मिलता है। तो दोनों पद पे कितनी उम्र होना चाहिए? सिर्फ 5 वर्ष के लिए आप रह सकते हैं। अगर 65 वर्ष के उससे पहले होगा तो पहले आप हट जाएंगे, ये चीज़ है। शपथ कौन दिलाएगा? सब क्लॉज 3 कहती है। मुख्य सूचना आयुक्त तो सूचना आयुक्त को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिलाई जाएगी, सब क्लॉज 3 कहती है। अपना पद त्याग किसे कह सकते हैं? जो शपथ दिलाएगा उसी को पद त्याग लिखित तौर पर कर सकते हैं, सब क्लॉज 4 कहती है। परंतु धारा 14 में वर्णादेश रीति से हटाया भी जा सकता है इनको। सब क्लॉज 5 कहती है वेतन भत्ते केंद्र सरकार नियमों द्वारा जो विहित होंगे वो वेतन भत्ते होंगे। इसका परंतु कहते हैं वेतन भत्तों में आलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, सेवा के दौरान कोई कमी नहीं की जाती वेतन भत्तों में सेवा के दौरान, परंतु कहते हैं। इसके बाद सेक्शन 14 में आ जाते हैं सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। कैसे हटाया जाता है? 2 आधार हैं इनको हटाने के। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। साबित कदाचार और असमर्थता। असमर्थता क्या होता है? बीमार हो गया, मर गया है, पैरालाइज हो गया है। कदाचार क्या होता है? भ्रष्टाचारी हो गया है। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। तो ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध उपधारा 4 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने पर पद से निलंबित कर सकेगा यदि आवश्यक समझे जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिसिद्ध करने का। अब जिसको सस्पेंड कर दिया है जब तक जांच कर रही है तो कार्यालय आने की भी जरूरत नहीं है, आप घर पे ही बैठिए। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। देखिए आदेश देगा, निम्न आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है। यहाँ कुछ ग्राउंड दिए गए, 3 में दिवालिया निर्णीत हो गया है, नैतिक अपराध के लिए दोष सिद्ध हो गया है, अवैतनिक कोई दूसरे वैतनिक नियोजन में लग गया है पदावधि के दौरान, मानसिक शारीरिक रूप से क्या हो गया? अक्षम हो गया है। चौथा 5वां है अन्य वित्तीय हित अर्जित कर लिए हैं उसने, अन्य वित्तीय हित, तो उसको हटा देंगे अपन। और यहाँ पे सब क्लॉज 4 है। यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उससे हितबद्ध है या फिर किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा या उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतया उसके लाभ में या उसके प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरह का बेनिफिट वो लेता है तो कदाचार के लिए माना जाएगा। चैप्टर 4 में आ जाती है राज्य सूचना आयोग, 15 से 17 तक दिया गया है। सेक्शन 15-12 के समान ही बताती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंक्ट ये है कि वहाँ केंद्र सरकार नियुक्त करती है, प्रत्येक राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सूचना आयोग के नाम से गठन करेगी निकाय का। 15(2) 12(2) के समान है। राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। यहाँ भी मुख्य सूचना आयुक्त होगा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा। यहाँ भी 10 से अनधिक राज्य सूचना आयुक्त होंगे। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त सब क्लॉज 3 भी 12(3) के समान है की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी जो एक समिति की सिफारिश पर होगी। थोड़े बहुत स्टेट के कंटेंट डाल दिए गए हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल, वहाँ पर प्रधानमंत्री, यहाँ पर मुख्यमंत्री, वहाँ पर लोकसभा का विपक्ष का नेता, यहाँ पर विधानसभा विपक्ष का नेता, कोई मंत्री हो जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देश। देखिएगा तीनों में डिस्टिंग्विश करके पढ़िएगा, याद जल्दी हो जाएगा। एक पेज पे लिख लेना डिस्टिंग्विश करके ये धाराएं। चौथा राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंध कौन करेगा? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होंगे। ये 4 के समान ही है, 12(4) के समान है, 15(4). इसे सब क्लॉजेस की बिल्कुल उसी धाराओं के समान है 7वीं तक। जैसे 5वां है
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज प्रबंध पत्रकारिता जनसंपर्क माध्यम प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान अनुभव रखने प्रख्यात व्यक्ति होंगे। 8 ही कैटेगरी यहाँ बताई गई, जो 8 वहाँ है, बिल्कुल सिमिलर कैटेगरी है। छठवां, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त क्या नहीं होंगे? संसद का सदस्य नहीं होंगे, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होंगे, कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होंगे, कोई कारोबार नहीं करेंगे, कोई बदली नहीं। सो सेम वैसे ही 12/6 के समान है, बिल्कुल सेम कंटेंट है। 7, राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? अब देखिए यहाँ पे, वहाँ दिल्ली में है, दिल्ली एक ही है, कैसे, भारत की राजधानी है, नेशनल बात हो रही है। यहाँ हर स्टेट का राज्य सूचना आयोग अलग है, तो यहाँ नहीं लिखा है हमने कि भोपाल में होगा। अपने यहाँ का भोपाल में है। राज्य सूचना आयोग का कार्यालय कहाँ है? मुख्यालय भोपाल में है। और राज्य सूचना आयोग चाहे तो अन्य जगह पे भी कार्यालय स्थापित कर सकती है। सेक्शन 16, पदावधि और सेवन बढ़ते हैं। सेक्शन 13 पढ़े तो 13 के समान 16 है। ये कहती है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा भेज दिए जाए पद धारण करेगा, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन 65 वर्ष के बाद पद पर नहीं रहेगा। इसी तरह सब क्लॉज 2 कहती है राज्य सूचना आयुक्त क्या है? ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। यहाँ पर जरूर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार नहीं लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। ये थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है। स्टेट में केंद्र सरकार द्वारा विहित अवधि बताई गई है, ध्यान दीजिएगा। नियुक्ति कौन? राज्यपाल करता है इनकी। पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु लिखा है यहाँ पे, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकेगा, ये भी है। परंतु प्रत्येक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त धारा के पद त्याग, पद रिक्त करने पर धारा 15 की धारा 3 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति का पात्र होगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पे बन सकता है। 5 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट भी रखा गया कि दोनों पदों पे मुख्य सूचना आयुक्त, अगर सूचना आयुक्त यदि मुख्य सूचना आयुक्त बनता है तो 5 वर्ष से ज़्यादा पद धारण नहीं करेगा, दोनों पदों को मिला के। ये सेकंड परंतु में कहा गया है। थर्ड सब क्लॉज बोलती है, ये भी उसी के समान है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इसमें उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। वहाँ राष्ट्रपति या नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है, यहाँ शपथ ली गई है। अब ये अपना पद त्याग किसे करेंगे? तो राज्यपाल ही शपथ दिलाते, तो राज्यपाल को ही लिखित में पद त्याग करेंगे, वहाँ राष्ट्रपति को पद त्याग करते हैं। परंतु धारा 17 में निर्देश रीति से हटाया जा सकता है, वहाँ 14 में निर्देश रीति से हटाया जाता है, यहाँ 17 में निर्देश रीति से हटाया जाता है। सब क्लॉज 5, इनके वेतन भत्ते क्या होंगे? देखिए केंद्र सरकार वहाँ निर्धारित करती है, यहाँ भी केंद्र सरकार निर्धारित करती है। तो केंद्र सरकार जहाँ जहाँ सिमरल है, तो ये चीज़ थोड़ा आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपके। सेक्शन 17 पे आ जाते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना 2 आधार पे हटता है, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, 14 के समान है धारा पूरी। कैसे हटाया जाएगा? राज्यपाल के आदेश द्वारा, साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर। उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी आदेश निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। कदाचारी हो गया है, असमर्थ हो गया है, तो हटा देना चाहिए, ऐसा कुछ कहा है तो राज्यपाल हटा देगा। सेक्शन 17 में 14 के समान है। ये निलंबित रहेगा, कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। सब क्लॉज 2 ये बताती है कार्यालय आने से रोक दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक जांच चल रही है। इनको ग्राउंड बताए गए हैं सब क्लॉज 3 में, तो वही 14(3) जैसे ही ग्राउंड है। दिवालिया निर्णीत, नैतिक अधमता में दोषित, अवैतक नियोजन में लग गया है, मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम हो गया है, किसी अन्य वित्तीय हित को अर्जित कर लिया, ये चीज़ें हैं। कदाचार क्या होगा? सब क्लॉज 4 14(4) के समान ही है। कदाचार का दोषी समझा जाएगा, किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लग गया, कदाचार का दोषी है, रिश्वतखोर हो गया है। तो ये सिमिलरिटी में पढ़िएगा, मतलब डिस्टिंग्विश के आधार पर पढ़िएगा। जैसे जब हम लोग CPC पढ़ाते हैं तो सबसे पहले बताते हैं लॉ कैसे बनता है, ये मेरा लेक्चर रहता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली देखता हूँ। CRPC पढ़ाता हूँ या CPC, सबसे पहले मैं लॉ पढ़ाऊँगा आपको, फिर बताऊँगा सारवान लॉ क्या होता है, फिर प्रक्रिया लॉ क्या होता है। ये लॉ समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रक्रिया विधि को पढ़ पाएंगे। अब वो नहीं बताएंगे क्या, मेरे से एक गलती हो गई थी एक बार। नेशनल लॉ धर्मशास्त्र यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, इसका मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था। 4 कुलपति बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ सबसे बिगनिंग से बताइए प्रोसीजर। तो मैं एक्चुअली IPC का कंटेंट तैयार करके गया था कि क्रिमिनल लॉ में IPC का टॉपिक पढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने प्रोसीजर पूछ लिया। तब मैंने बताया उन्हें, तो उनका कन्वे में सही तरीके से नहीं कर पाया, तो मुझे कुछ दुख हुआ कि यार यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता अपना
तो 7वें वेतनमान की सैलरी मिलती है अपन को। तो वहाँ पे अपना नहीं हो पाया, 69 लोगों को बुलाया, उन्हें कोई पसंद ही नहीं आया, वही लोकल कर रखा फिर उन्होंने। तो कई बार क्या होता है, अपन को थोड़ा क्या है, कोई भी चीज़ है चाहे एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से पढ़ना है, कंपेरेटिव में भी पढ़ते जाओ आप थोड़ा, तो उसमें क्या होता है, ईजी हो जाता है, याद करना ईजी होता है, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपन को, ऐसे याद हो जाता है कि भैया एक कबूतर है, एक तोता है। जैसे हम लोग चिड़ियाघर गए, इंदौर जाइए तो चिड़ियाघर घूम के आइए, बहुत अच्छी जगह है। मैं बच्चों को अक्सर 15 दिन में 20 दिन में एक राउंड लगा देता था। अपन को क्या है, खाना को कुछ खाना है वहाँ पे खा के आ जाओ, आइसक्रीम खा के आ जाओ, घूम फिर के आ जाओ। और सारे बच्चे जैसे जब अपने बच्चों को ले जाते थे तो इंग्लिश में नाम बुलवाते थे सारे जानवरों के, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज में उन्हें इतने जल्दी नाम याद हो गए उन दोनों बच्चों को मेरे, कि वो बोलेंगे, अपन बोलेंगे ये शेर है तो वो कहेंगे टाइगर है, पैंथर है, वो अंग्रेजी नाम बताते बच्चे, ये पैथन है तो पूरे नाम बताते, पैरट है। तो बच्चों का क्या है, ऑन प्रेजेंट्स माइंड प्रैक्टिकल तौर पे हो जाता, तो क्या है वो ऑन प्रेजेंट माइंड से याद हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य इसमें बताए गए हैं, किसमें, सेक्शन 18 में। जिनके कृत्य और सूचना क्या है कि आप पढ़ लीजिएगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, सेक्शन 19 पे आ जाइए, अपील के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ कंटेंट निकल सकते हैं। इसमें 18 में सिर्फ स्मार्ट जन नोट ही पूछी जाएगी, कुछ आएगी उपरोक्त सभी लगाइएगा आप। यहाँ पे 19 कंटेंट देखने लायक है। ऐसा कोई व्यक्ति जिससे धारा 7 की उपधारा 1 या उपधारा 3 के खंड का में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है, या जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति में वरिष्ठ पंक्ति का है। सीनियर अधिकारी को कर देना है अपन को। जैसे सहायक अधिकारी को आवेदन किया, 35 दिन में अवेलेबल नहीं करा रहे वो, तो आप क्या करेंगे कि अगले 30 दिन के अंतर्गत अपील करेंगे किसको, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने नहीं किया है, राज्य लोक सूचना अधिकारी ने नहीं किया है, अगर मान लीजिए राज्य लोक सूचना अधिकारी नहीं देता है आपको, तो आप क्या करेंगे, किसको आवेदन करेंगे, राज्य आयोग को करेंगे। और यहाँ पे केंद्रीय नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं, केंद्रीय आयोग को कर सकते हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी को अपील करना है, इसके ऊपर भी वरिष्ठ अधिकारी जो निर्धारित किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसको आप अपील कर सकते हैं, कितने, 30 दिन में। फर्स्ट अपील 30 दिन में होगी वरिष्ठ अधिकारी को, बस इतना आपको ध्यान देना है। तो इसके बाजू में आप चाहें लिख लीजिए, प्रथम अपील डैश लगा के 30 दिन के भीतर, डैश लगा के वरिष्ठ अधिकारी को, बस इतना याद रखना है। परंतु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि के अब पर्याप्त कारण है कि साहब आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, गमी हो गई, तमाम चीज़ें हो गई, नहीं आ पाए, तो 30 दिन के बाद भी अपील कराए हो जाएगी। ये पर्याप्त कारण तो हर जगह मिलेगा आपको। दूसरा खंड, जहां अपील धारा 11 के अधीन यथास्थिति किसी लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है, वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर। अब पर व्यक्ति की सूचना डिस्क्लोज कर दी है तो उसने अपील की है थर्ड पार्टी ने, तो वो अपील भी 30 दिन में वरिष्ठ अधिकारी को की जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, कितने दिन में अपील होगी, 30 दिन में, ये भी किसको, वरिष्ठ अधिकारी। अब सब क्लॉज 3 पे आ जाते हैं, ये दूसरी अपील के बारे में बात करती है, और ये होती है आयोग को अपील होती है। सेकंड अपील किसको होती है, आयोग को होती है। देखिए, उपधारा 1 के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था वास्तव में प्राप्त किया गया था 90 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी। तो पहली अपील वरिष्ठ अधिकारी को होती है 30 दिन के भीतर, पर व्यक्ति के संबंध में भी अपील होगी 30 दिन के अंदर, वरिष्ठ अधिकारी को ही अपील करेंगे। और यहाँ पे सेकंड अपील 90 दिन के अंदर किसको होगी, आयोग को होगी, या राज्य आयोग या केंद्रीय आयोग को होगी। परंतु पर्याप्त कारण है तो 90 दिन के बाद भी कर सकते, परंतु क्या कहता है, सब क्लॉज 4 में आ जाते हैं। यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई है पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है, तो यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का उपयुक्त अवसर देगा। तो थर्ड पार्टी को सुना जाएगा कि भैया तुम्हारे बारे में सूचना है। 5वां, अपील संबंधी किन्हीं कार्रवाइयों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इनकार किया था होगा। सूचना अधिकारी पे ये होगा, साबित करने का भार किस पे, सूचना अधिकारी पे डाला गया है। सब क्लॉज 6,
अब देखिए निपटारे की बात करती सब क्लॉज 6 के अपील जो की जाएंगी उनका निपटारा कैसे होगा। खासतौर से प्रथम अपील उपधारा 1 में प्रथम अपील है, उपधारा 2 में पर व्यक्ति की अपील है। प्रथम अपील के अधीन किसी अपील का निपटारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर जो फाइल किए जाने के 45 दिन से अधिक 30 से 45 दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा। 30 दिन में निपटारा कर दो ज़्यादा, और 15 दिन और ले लो, 45 दिन में निपटारा कर दो, 30 से 45 दिन। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्ध होगा। इनके निर्णय फाइनल होंगे, इनसे आगे अपील नहीं की जाएगी, ध्यान दीजिएगा। 8वां, अपने विनिश्चय में केंद्रीय लोक सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। अब इसको क्या शक्तियाँ होंगी? लोक प्राधिकारियों से उपाय करने का जो निम्नलिखित होंगे कि सूचना तक पहुँच उपलब्ध कराना है, ऐसे उपाय कर सकता है। नियुक्ति करने के संबंध में, प्रकाशित करने आदि के संबंध में होंगी। सब क्लॉज 9, यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को अपने विनिश्चय की जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है सूचना देगा। अपील का अधिकार है वो भी देगा, ये बताएगा भैया आप चाहो तो अपील कर सकते हैं सेकंड अधिकारी को। यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार है जो भेद किया जाए। अपील कैसे सुनी जाएगी? तो ये प्रोसीडिंग होगी, जिस कोर्ट के अंतर्गत होगी वो प्रोसीडिंग अप्लाई करेगा। सेक्शन 20, अब जो 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कैसे? दंड का इकलौती धारा है, इकलौती धारा है, दंड कितना मिलता? इसको याद करने का एक फॉर्मूला है, 250 गुणे एवरीडे बराबर 25,000। 250 गुणे एवरीडे, ईच डे, या ईच डे लिख सकते हैं आप, 250 गुणे ईच डे बराबर 25,000 तक। अब इसको पढ़ते हैं। जहां किसी शिकायत या अपील का निश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया है। धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन सूचना के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या द्वेषतापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है, या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है, उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी, या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है। तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा। ऐसी शास्ति की कुल रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। ध्यान देना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 250 गुणे ईच डे बराबर 25,000 तक, 25,000 तक, मतलब 10 कितने दिन की बात कर रहे हैं अपन? 250 में 25,000 कैसे होंगे? 100 दिन का लग रहा है मेरे ख्याल से, तो ठीक है, तो करीब 100 दिन का फाइन लगाया जा सकता है यहाँ पे 25,000 तक। परंतु यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने से पूर्व सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिया जाएगा। तो नहीं, दूसरी पार्टी को सुन, नेचुरल जस्टिस ही देता है अपन को। परंतु यह और की है साबित करने का भार कि उसने युक्त समय से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, स्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। अनुशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश भी की जाएगी। सब क्लॉज 2 बोलती है कि ऐसे में अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी, मतलब उसको सस्पेंड कर देंगे, डिमोशन कर देते हैं इन लोगों का। ये सब क्लॉज 2 कहती है अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा। सबसे लास्ट वाली लाइन देख लीजिएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना जाना। चैप्टर 6 में आ जाते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चैप्टर 6 पढ़ते हैं इससे पहले कि क्वेश्चन बताइएगा, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है। ए, कारावास से, बी, जुर्माने से, सी, उपरोक्त दोनों से, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? जुर्माने से। पक्का ना? कारावास नहीं होता ना इसमें? देखिएगा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। और कोई बताएगा? चलिए, एक चीज आप ध्यान दीजिए, जुर्माने से दंडित किया जाता है, यहाँ कारावास की अवधि नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के। पैटर्न को मैं थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ कि आप पैटर्न समझें, अंडरस्टैंडिंग बनाएं। क्या है, हर धारा पढ़ना है। देखो, अब तक इतना समझ में आ गया होगा, पिछले 1-1.5 साल से अपन पढ़ रहे हैं, इतना समझ में आ गया होगा कि धारा पढ़ना है, उस धारा को थोड़ी देर सोचना है, पढ़ते नहीं जाना है कंटिन्यू। एक धारा पढ़िए, फिर सोचिए इसमें आखिर ओटी क्या बनाएगा, पीएससी या हाई कोर्ट। हाँ, मुझे तो लगता है शास्त्री में ये बनाएगा कि प्रत्येक दिन के हिसाब से कितनी लगेगी, 250 रुपये।
प्रत्येक दिन के हिसाब से मैक्सिमम कितनी शास्ति लगा सकता है? 25,000 रुपये। अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। इस तरह की ओटी बनेंगी। ये 2-3 ओटी बनते हैं, और या तो सेक्शन का नाम पूछ लेंगे, शास्ति कितने में, सेक्शन 20 में। 4 ओटी बन गए बस, 5वां कोई ओटी नहीं बनेगा। इतना आपने सोच लिया तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद करना है। लेकिन हमारा स्टूडेंट क्या है, जिस सारी एक एक लाइन याद करेगा, जहाँ से कभी ओटी आना ही नहीं है। मैंने भी ये गलतियाँ की हैं बहुत। इतना कोई बताने वाला नहीं मिला है, मिल जाता तो आज बहुत कुछ हो जाता। ठीक है, कोई वो नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। जो कुछ है अच्छा है, बेहतर है। अपन को और बेहतर करना है लाइफ में। देखो स्ट्रगल है, कुछ बन जाएंगे तब भी स्ट्रगल रहना है, अभी भी स्ट्रगल है। लेकिन अपन को क्या करना है, अच्छा रूप देना है उसको। एक अच्छा रूप देना है, पॉजिटिव भावना के साथ आगे बढ़ना है। जितने आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपका विकास होने लगेगा, विकास होता जाएगा, ग्रोथ करते जाएंगे। नेगेटिव तो वो नहीं। नुकसान हुआ है, चलो कुछ परिस्थितियाँ आ जाती, हो जाता नुकसान, आगे भरपाई हो जाएगी। तो पॉजिटिव रहेंगे तो वो चीज़ भरपाई हो जाएगी। आपने सोचा नहीं नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फिर नुकसान ही नुकसान सही है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। तो ये आपको एटीट्यूड में ऐसे रखना है, अपने पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव व्यक्तियों से अगर ज़्यादा संपर्क है तो थोड़ी दूरी बनाइए। कैसे नेगेटिव व्यक्ति बिल्कुल अंधकार की तरह हैं, जो चारों तरफ अंधकार ही फैलाते हैं। जी, दिए की एक रोशनी ही काफ़ी है। जहाँ पॉजिटिव तक का झुकाव हो, वो सुबह से उठे हैं, यहाँ गमले लगे हुए हैं मेरे बाहर, मैं पानी डाल देता हूँ, उनमें भी कोई नहीं है तो उसमें अच्छे फ्लावर खिले खिले रहते हैं, पत्ते ग्रीन दिखते हैं तो बड़ा मन खुश हो जाता है। मिट्टी की स्मेल आती है, बड़ा मन खुश हो जाता है। तो अपने आप को पॉजिटिव क्रिएट करना है। पॉजिटिव कहीं से मिलेगा नहीं। सूर्य को आइए, सूर्य की रोशनी में थोड़ा धूप में खड़ा हो जाइए, कितना अच्छा महसूस होता है सर्दियों में। पॉजिटिव वे हैं, ये सब पॉजिटिव वे हैं। किसी से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, पॉजिटिव वे हैं। खुश रहिए, पॉजिटिव वे हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 21 पे आ जाते हैं। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण। कोई बात, अभियोजन, अन्य कार्रवाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी जो सद्भावपूर्वक की गई है। सेक्शन 21 के सेक्शन 22 कहती है अधिनियम का देहरोई प्रभाव होना, मतलब वरीय होगा ये। दूसरा अधिनियम लागू होगा, ये होगा तो इसको वरीयता दी जाएगी। इस अधिनियम के उपबंध, पहला पॉइंट शासकीय गोपनीय बात अधिनियम 1923, और दूसरा पॉइंट तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि, और तीसरा पॉइंट इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधिक आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए प्रभावी होगा। मतलब इन सब बातों में अगर कोई उपबंध हो, इसमें है तो इसको वरीयता दी जाएगी आरटीआई एक्ट को। सेक्शन 23 अधिनियम न्यायालयों के अधिकारिता का वर्जन। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद आवेदन या कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा, और ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अपील में ग्रहण कर सकता है, आवेदन ग्रहण नहीं करेगा। 24 अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू ना होना। अब किसको लागू नहीं होता, यहाँ कुछ संगठन दिए गए हैं, तो यहाँ पर बस इतना ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो इन्वेस्टिगेशन या सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं उनके संबंध में, जैसे रॉ हो गया, आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, जितने भी आर्मी फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीएफ, इन संबंध के जो दूसरी अनुसूची में ऐसे संगठनों द्वारा उस प्रकार दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगा। भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अधिकरण अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अब वर्जित नहीं की जाएगी। मतलब यहाँ पे उसको बचाव नहीं दिया जाएगा, इस धारा में इसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, डिस्क्लोज किया जा सकता है। परंतु पे इम्पोर्टेंट लगाइएगा, परंतु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी, और धारा 7 में किसी बात के होते हुए ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर दी जाएगी। किससे संबंधित है, मानव अधिकारों से, तो सूचना कितने दिन में दी जाएगी, 45 दिन में। देखिए कितनी सूचनाएं दी जा रही हैं। 30 दिन में अवेलेबल, सहायक 35 दिन में अवेलेबल, ठीक है, और पर व्यक्ति के संबंध में 30 दिन में ही अवेलेबल कराते हैं। 5 दिन में सूचना देंगे, 10 दिन में जवाब दिया जाएगा, और अगले 40 दिन में निपटारा हो जाएगा उनका। उसको अपील करने का भी 30 दिन में, और सेकंड अपील 90 दिन में, और यहाँ पे 45 दिन में। जीवन और प्राण से संबंधित 48 घंटे में, और ये मानवाधिकार से संबंधित 45 दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी आप छोड़ दीजिएगा, सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 1 के समान है। यहाँ पे पुनरावृत्ति की राज्य सरकार के पावर दिए गए हैं इसमें आसूचना के संबंध में। सेक्शन 25 में आ जाइए, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और समुचित सरकार को भेजेंगे। समुचित सरकार
राज्य सरकार वाला, राज्य आयोग राज्य सरकार को, केंद्र आयोग केंद्र सरकार को। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक रिपोर्ट उस वर्ष के संबंध में निम्नलिखित के बारे में कथन होगा। तो देखिए यहाँ कितने अनुरोध लिए हैं आपने, कितने का निपटारा किया है, कितने के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, किसने को सस्पेंड किया, ये सारी बातें यहाँ पर रखी जाएंगी। और सब 4 कहती हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या करेगी, संसद या विधानमंडल के समक्ष इनको रखवाएगी। तो हर साल किसी भी आयोग होता है, स्टेट आयोग है तो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन उसकी रिपोर्ट जाती है और विधानसभा में, राष्ट्रीय आयोग है तो पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी जाती है प्रत्येक वर्ष की। वही बात यहाँ की गई है। सेक्शन 26 से समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना। देखिए अब शैक्षणिक कार्यक्रम बनाए जाएंगे आरटीआई के संबंध में, केंद्र सरकार बनाएगी। लोक प्राधिकारियों के कार्यक्रम बनाने और आयोजित करने, भाग लेने, जिम्मा लेने की प्रोत्साहित करेगी। प्रसारित किए जाने को बढ़ावा देगी। अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगी, सूचना अधिकारियों को सुसंगत प्रशिक्षण सामग्री का उत्पादन करेगी। समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से 18 माह के भीतर अपनी राजभाषा में सहज व्यापक रूप से रीति में ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी। देखिए यहाँ पे एक डायरेक्टरी भी यहाँ पे डाली जाएगी, इनको अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्त रूप से अपेक्षा की जाए जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है। इसी तरह समुचित सरकार की कुछ बातें यहाँ पे दी गई सब क्लॉज में। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए समुचित सरकार का कार्यक्रम तैयार किया जाना कौन सी बताती, 26 बताती। केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के यहाँ पे पावर दिए गए। नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। समुचित सरकार कुछ नियम बना सकती है, जैसे आरटीआई के आवेदन के लिए फीस कितनी होगी 6(1) के अधीन, कौन बनाएगा, समुचित सरकार बनेगा। प्रिंट लागत मूल्य कितनी ली जाएगी, पदावधि कितनी होगी, अन्य चीज़ें वेतन भत्ते कितने, इन सब के संबंध में नियम कौन बनाएगा, समुचित सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो। नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति दी गई 28 में। सक्षम प्राधिकारी भी नियम बना सकता है। कैसे नियम किसके संबंध में होंगे, धारा 4(4) के अधीन सारे सामग्रियों के संबंध में। प्रिंट लागत मूल्य मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो सामग्रियाँ हैं उनकी प्रिंट लागत मूल्य क्या होगी। 6 का आवेदन की फ़ीस क्या होगी, 7(1) के अधीन आवेदन की फ़ीस क्या होगी। इसके अंतर्गत नियमों का रखा जाना, जो नियम बनाए जाएंगे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष ऐसी कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे, ये बताया गया है। ये ऐसी राज्य विधानमंडल है, सब क्लॉज 2 है, तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधानमंडल के समक्ष यथाशीघ्र रखा जाएगा। संसद के समक्ष 30 दिन के अंदर और विधानमंडल में यथाशीघ्र के अंदर। सेक्शन 29 बोलती है। सेक्शन 30 बोलती है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो अधिनियम बनने के 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के भीतर केंद्रीय सरकार कठिनाइयाँ दूर कर सकती है। सेम कॉपी पेस्ट धारा यही लिखा रहता है हर जगह। और ऐसा कोई परिवर्तन किया जाए, कठिनाइयाँ दूर की जाएगी तो यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। अब देखिए जो आरटीआई एक्ट हमारा आया है, इससे पहले भी आरटीआई सूचना के अधिकार के संबंध में एक कानून था जो उतना प्रभावशाली नहीं था, जिसमें काफ़ी चीज़ों को जोड़े जाने की ज़रूरत थी। तो वो उस कानून को हटाया गया, उसके स्थान पर आरटीआई एक्ट 2005 बनाया गया। उस कानून का नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है 31, सूचना स्वतंत्र अधिनियम 2002, 2003 का 5। यहाँ पे अमेंडमेंट कर लीजिएगा, 2002 का 5 लिखा होगा, 2003 का 5 कर लेना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2003 का 5 कर लेना। इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में गलत लिखा है खेतपाल वाले में। सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002, 2003 का 5 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। तो इसको हटा के 2002 के अधिनियम को हटा के, सूचना स्वतंत्रता अधिनियम को हटा के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जोड़ा गया। यहाँ पे प्रारूप दिया गया है पहली अनुसूची में जो शपथ दिलाई जाती है 13(3) और 16(3) में, तो उसका प्रारूप क्या होगा, वो प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयोग दोनों स्टेटों में और केंद्र में। इसके अलावा शेड्यूल 2 है, जो 2 अनुसूचियाँ हैं इसमें। शेड्यूल 2 अपन को उन पदाधिकारियों के बारे में लिस्टेड करती है जिनके संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जाएगी। तो इसको अपन को याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक आध क्वेश्चन आएगा आपके, कौन से पदाधिकारी के संबंध में सूचना डिस्क्लोज करने से रोक लगाई गई है सेक्शन 24 के अंदर। तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन, हिंदी में नहीं पढ़ते हैं। देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसको आईबी के नाम से जाना जाता है, आईबी। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। तीसरा है डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई बोला जाता है। चौथा है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसको सीईआईबी बोलते, सीईआईबी बोलते, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके बाद डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, डीई बोला जाता है इसको।
एनसीबी अभी सुना है अपन लोगों ने, आर्यन खान का मामला, चाहे वो सुशांत मामला, कोई भी मान लीजिए आप। एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी बोला जाता है, एनसीबी पॉपुलर नाम है। एआरसी, एआरसी का नाम बहुत कम सुना होगा आपने, कभी कभी पेपर में आता है, जो एविएशन रिसर्च सेंटर के नाम पर जाना जाता है, एविएशन रिसर्च सेंटर। एसएफएफ, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसका नाम भी आपने बहुत कम सुना होगा, ये देखने में कम मिलते हैं। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ 9th। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको क्या बोलते हैं 10th को? सीआरपीएफ, सीआरपीएफ। 11th, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईडीपीपी, आईटीपीपी, आईडीबीपी, सॉरी आईडीबीपी। इसके बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आपने देखा ना हवाई अड्डों पे जो पुलिस लगी रहती है उसको सीआईएसएफ बोला जाता है, सीआईएसएफ, उसके हाथ में यहाँ लिखा रहता है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद एनएसजी का नाम आपने देखा होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है 13। 14, असम राइफल, एआर लिखा रहता है इनके कंधे पे, असम राइफल होते हैं। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी लिखा रहता है यहाँ पे, एसएसबी लिखा रहता है पट्टी पे, ये क्या होते हैं? सशस्त्र सीमा बल। डीजीआईटी होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स होता है, डीजीआईटी इन्वेस्टिगेशन करती है इंडिया लेवल पर। एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनटीआरओ होता है, ये थोड़े कम देखने में होते हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी अपन को पता नहीं चलती, बहुत सारे संगठन है ना, थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो समझने लगेंगे आप इनको। FAAI होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, FAAI। इसके बाद SPG है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोलते हैं जिसको। इसके बाद DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद है 21 पे बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड, BRDB, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड। इसके बाद 22 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्रेटरीट, NSCS, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी। इसके बाद 23 में CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद 28 में NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक्ट ही पढ़ रहे 2008 का अपन तो। NIG, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड होता है NIG 25 में। 26 में है SFC, स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड। तो ये 26 संगठन है, 26 संगठन के नाम याद रखिएगा आप लोग। तो इनको कैसे याद कर, ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, देखिए इसमें टोटल 26 संगठन है। अब 2014 में 2 संगठन के नाम यहाँ पे जोड़े गए, कौन का? 7वां 8वां। ARC और SFF का नाम कब जोड़ा गया? 2014 में जोड़ा गया। 2005 में एक संगठन का नाम जोड़ा गया, कौन कौन से संगठन थे 2005 में? एक 15वें नंबर का है SSB जोड़ा गया, और कौन सा जोड़ा गया? एक 19वें नंबर का है SPG जोड़ा गया। ये 2 संगठन के नाम 2005 में जोड़े गए। 2008 में भी कुछ संगठन के नाम जोड़े गए, 16, 17, 18। 16 में क्या है? DGIT, NTRO, FIII, ये 2008 में जोड़े गए। और 2008 में 22 नंबर का NSCS जोड़ा गया। इसके बाद 2011 में जोड़े गए 3 नाम, 23, 24, 25 2011 में जोड़े गए। CBI, NIA, NIG, ये 2011 में जोड़े गए। और 2016 में जोड़ा गया सामरिक सेना कमान, सामरिक सेना कमान, स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड। तो ये 2011 और 2016 के, या 2014 और 2016 के जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर सामरिक सेना कमान कब जोड़ा गया? 2016 में जोड़ा गया। इसके बाद तो कोई जुड़ा नहीं है अपने। तो ये 26 संगठन आते हैं शेड्यूल सेकंड में, जिनके अंतर्गत चाही गई सूचना को हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो ये अपना यहाँ पे RTI एक्ट का 7वें नंबर का संगठन जो है उसको लोप कर दिया गया है क्या? नहीं, हो गया सर, 4/5/2021 लोप हो गया है। जी सर। हाँ, थोड़ा बता दीजिए, नाम बता दीजिए कौन सा है? मंत्रिमंडल सचिवालय, बेमान, मंत्रिमंडल सचिवालय के ऊपर वाला, ये उसमें स्टार कर दिया। स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो के बाद, नारकोटिक्स कंट्रोल के बाद जो 7वां नंबर का है। नाम पढ़ के बताओ उसका। सर नाम नहीं लिखा हुआ है इसमें, पुराने में। अच्छा, उसके नीचे वाला पढ़ के बताओ। मंत्रिमंडल सचिवालय विशेष अच्छा, तो ये लोप कर दिया गया है 2021 में। 21 में। ठीक, 4/5/2021 4/5/2021 को लोप।
चलिए, ये देखिए आपने अच्छी जानकारी दे दी है। अब और कोई तो लोग हुआ नहीं, अब 25 संगठन हो गए हैं, ठीक है। जी। तो ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप 26 नहीं 25 संगठन है, ध्यान दीजिएगा 25 संगठन। बस इतना ही अपडेट पढ़ना है, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो थोड़ा ये करते जाइए सब लोग। चलिए इनको याद कीजिए, ठीक है।